कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर मुझे इस संविधान में से किसी विशेष आर्टिकल यानी कि किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण रूप में नामित करने का अवसर मिलता है तो एक ऐसा आर्टिकल जिसके बिना यह संविधान क्या होगा? अमान्य होगा। मैं इस एक में से अनुच्छेद 32 को छोड़कर किसी अन्य आर्टिकल का उल्लेख नहीं कर सकता। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मुझे संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद को महत्वपूर्ण रूप में नामित करने का मौका मिले तो मैं एक ऐसे आर्टिकल को नामित करूंगा जिसके बिना यह संविधान क्या होगा? अमान्य है। और वो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 32। उन्होंने ये कहा है कि अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद का उल्लेख नहीं करूंगा। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है और इसका हृदय भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप सभी को पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, हाँ, आगे कह रहा है, इनका दूसरा कथन है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह क्या होगा? बुरा ही साबित होगा। ठीक है, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये क्या होगा? बुरा ही साबित होगा। किंतु इसी से अगर रिलेट किया जाए तो संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह अच्छा ही साबित होगा। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं संविधान के बारे में कि संविधान को लागू करने वाले या फिर संविधान को चलाने वाले व्यक्ति जिस प्रवृत्ति के होंगे संविधान उसी प्रवृत्ति का साबित होगा। अगर व्यक्ति अच्छे प्रवृत्ति का होगा तो बुरा संविधान भी अच्छा ही साबित होगा, और संविधान अगर संविधान को लागू करने वाले अगर बुरी प्रवृत्ति के होंगे तो अच्छा संविधान भी क्या होगा? बुरा ही लगेगा। ये किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, आज इसी से रिलेटिव हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुकिए। हाँ, हाँ, ये क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई बताइए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट, एक सेकंड रुकिएगा। एक्ट कब आया? 1773 में। किसकी सिफारिश पे आया? किसकी सिफारिश पे आया? विलियम लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पर। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है? नॉर्थ इंडिया एक्ट 1773। ठीक है, कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में। किसकी सिफारिश पे? लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पे। ठीक है, अन्य नाम नॉर्थ इंडिया एक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, 1773 में ही क्या किया गया? 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई।
कब की गई? 1773 में घोषणा की गई। घोषणा कब हुई? 1773 में। ठीक है। अब इस न्यायालय की स्थापना कब की? स्थापना होती है 1774 में। ठीक है, बात समझिए आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। किसकी सिफारिश में? लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश में। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या था? नॉर्थ इंडिया एक्ट 1773। इस एक्ट में ही क्या किया गया था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। तो राइट आंसर इसका होगा 1774 में। ठीक है, फिर अगर बात करें 1784 की, 1784 में क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन लाया? बाय विलियम पिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अधिनियमों के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? देखिए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंशतः कब समाप्त किया गया? अंशतः 1813 में समाप्त किया गया। ठीक है, जिसमें चाय व चीनी का एकाधिकार बरकरार रहा। ठीक है, चाय और चीनी के एकाधिकार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1833 के एक्ट में। और 1833 के एक्ट में ही कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है, बात करें अगर 1833 का चार्टर अधिनियम, ये इसका सही आंसर होगा कि किन अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1833 व 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। बात करें 1858 में, 1858 में क्या हुआ था? 1858 के एक्ट में जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन किसके अधीन चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन। यानी कि यहां से जो शासन चल रहा था, अब किसका शासन शुरू हो गया था? ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया था। ठीक है ना। 1919 का एक्ट कौन सा एक्ट कहलाता है? चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। कौन सा एक्ट है? 1919 का। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पढ़ें। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है?
अच्छा, थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें कि 1833 में क्या क्या किया गया था। देखिए, 1833 के एक्ट में 1833 के एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन ऐसे ही चल रहा है। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जी जी, यानी कि गवर्नर जनरल क्या हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर बात करें कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। ठीक है, दो क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इन दोनों का ही आंसर क्या आएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और विलियम बेंटिक ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इस एक्ट में और कुछ पढ़ते हैं, और क्या है ये देखते हैं। एक मिनट रुकिए, 1833 के एक्ट में ही हम पढ़ेंगे। 1833 के एक्ट में ही क्या क्या था, 1833 के एक्ट में कुछ और प्रावधान थे, जैसे कि प्रथम विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य किसे बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को। मैकाले को 1833 के एक्ट के अधिनियम के तहत ही कौन बने थे, प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले। और 1833 के एक्ट में ही सिविल सेवा में भर्ती की 1833 के अधिनियम में ही सिविल सेवा में खुली भर्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। खुली भर्ती प्रतियोगिता शुरू की गई, किंतु कंपनी के विरोध के कारण, किंतु कंपनी के विरोध के कारण लागू नहीं हो सकी, लागू नहीं हो सकी। ठीक है, इसी के साथ ही 1833 के एक्ट में ही क्या हुआ था, दास प्रथा, भारत में दास प्रथा समाप्त की गई। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया इस एक्ट के माध्यम से ही। ठीक है, घोषणा कब की गई इसकी, घोषणा 1833 में की गई। ठीक है, और समाप्त, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई, 1845 में दास प्रथा की समाप्त की गई। किसके द्वारा, बाय एलन ब्रो द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, और
इसी के साथ 1833 में ही क्या किया गया, एक सेकंड, हाँ 1833 में, 1833 के एक्ट में ही क्या किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1833 के अधिनियम में आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1834 में, 1834 में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बने इसके, प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष बने। इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, 4 सदस्य संख्या थी। विधि आयोग में 4 सदस्य संख्या थी, ठीक है। अगर कहें 18 ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया प्रथम विधि आयोग का गठन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको 1834 में इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अगर बात करें कॉर्नवालिस की, तो कॉर्नवालिस को 1786 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए नामित किया गया था, किंतु कॉर्नवालिस ने अपनी 2 शर्तें रख दी, ठीक है। 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त क्या थी कि जो कमांडर इन चीफ की पोजीशन थी, चीफ की जो पोजीशन थी वो कॉर्नवालिस को चाहिए थी। दूसरी शर्त थी उसकी, ठीक है, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में उसे परिषद के निर्णय को या फिर काउंसिल के निर्णय को नकारने का अधिकार दिया जाए, या फिर नकारने, निरस्त करने का अधिकार दिया जाए, करने का अधिकार दिया जाए। ये कॉर्नवालिस की शर्तें थी। यही दोनों शर्तें क्या कर रही थी, गवर्नर जनरल को पावरफुल बना रही थी। क्या कर रही थी, गवर्नर जनरल को क्या कर रही थी, पावरफुल बना रही थी। और यहीं से क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, यहीं से ही वीटो पावर का उदय हुआ। आपने पहले देखा कि गवर्नर जनरल को निर्णय देने का अधिकार था, किंतु उसे क्या था, परिषद यानी काउंसिलिंग के निर्णय को नकारने का अधिकार नहीं दिया था। किंतु 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, लेकिन उसने अपनी 2 शर्तें रख दी। उसने पहली शर्तें बताई कि कमांडर इन चीफ की पोजीशन मुझे दी जाए, और इसी के साथ मुझे विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। और यही दोनों पावर गवर्नर जनरल को क्या बना रही थी, पावरफुल। और इसी से परिणाम क्या हुआ, आपका वीटो पावर का उदय हुआ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीटो पावर का उदय कब से माना जाता है, 1786 के एक्ट से, ठीक है। इसमें प्रथम बार परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए, और तीसरा अगर बात करें लॉर्ड मिंटो आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था, ठीक है। मार्ले कौन थे, मार्ले भारत के राज्य सचिव, एक सेकेंड,
मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय। ठीक है। मार्ले कौन थे? उदारवादी विचारधारक थे और भारत में सामाजिक सुधार के प्रवर्तक थे। मिंटो मार्लो के विचारों से क्या थे? सहमत थे। और इन दोनों के द्वारा किए गए सुधार को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। इसी सुधार में क्या किया गया? फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अगर बात करें हेस्टिंग्स की, हेस्टिंग 1773 ईस्वी में, एक सेकेंड इसे मैं रफ कर दूं, एक मिनट यहां मैं रफ कर देता हूं। हेस्टिंग की बात करें, हेस्टिंग की, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। बाकी अन्य दो गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। ठीक है। कब? 1773 के एक्ट में। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? किस अधिनियम से? एक सेकेंड। किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की प्रेरणा किस अधिनियम से मिली? पहले तो ये बताइए कि भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ठीक है, वो है आपका अनुच्छेद 1, 2 एंड 3, यानी कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब किस अधिनियम के तहत थी ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए किस अधिनियम के तहत थी? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस संविधान के तहत थी? चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही आंसर होगा। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और इसी से इस 1935 के एक्ट से ही ये प्रेरणा मिली। कौन से एक्ट से? 1935 के एक्ट से। ठीक है, सही आंसर आपका होगा 1935 का एक्ट। ठीक है, इसी के साथ 1919 का एक्ट क्या कहता है? चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, 4 जुलाई 1947 को। कहां पर प्रस्तुत किया गया? ब्रिटेन पार्लियामेंट में। ठीक है, और लागू कब हो गया ये प्रस्ताव? 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। आप आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई?
सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइएगा। चलिए, सही आंसर होगा इसका 1853। किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलें आगे या फिर कुछ क्वेश्चन और कर लें? ठीक है, चलिए बात करते हैं 1853 की। 1853 के एक्ट की बात करते हैं। अगर बात करें 1853 के एक्ट की, इसमें क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से विशिष्ट सिविल सेवाओं की भर्ती की गई। विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर की गई। प्रतियोगिता के आधार पर की गई। ठीक है, विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर की गई। ठीक है, और इसी एक्ट में जो बंगाल का शासक था, कहाँ का? बंगाल का शासक कौन नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1853 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, और कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया। किस एक्ट में? 1853 में। कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किस एक्ट के माध्यम से किया गया? 1853 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, और 1853 के एक्ट में ही जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य 24 से घटाकर कितने कर दिए गए? 18 कर दिए गए। कितने? 18 सदस्य कर दिए गए। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके 24 सदस्य घटाकर कितने कर दिए गए? 18 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, जिनमें 6 + 2 यानी कि 8 सदस्य किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती किए जाएंगे। भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कि निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य घटाकर अब कितने कर दिए गए? 18, जिनमें 6 + 2 यानी कि 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती किए जाएंगे। और साथ ही साथ कंपनी का जो लाइसेंस था, कंपनी का लाइसेंस
कंपनी का लाइसेंस क्या कर दिया गया? अनिश्चित कर दिया गया, अनिश्चित कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें 1773 के एक्ट की, ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर इसका 1853 है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो हमने अभी बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिश पे आया था? सिफारिश किसकी सिफारिश पे लाया गया? नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पर, ठीक है। क्या लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे। कौन? लॉर्ड नॉर्थ। इन्हीं की गुप्त समिति की जांच के लिए, इन्हीं की गुप्त कंपनी की गुप्त समिति की जांच के आधार पर, की जांच के आधार पर पारित एक्ट को क्या कहा जाता है? नॉर्थ इंडिया एक्ट 1773 कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर बात करें 1773 के एक्ट की, तो इसका कार्य क्या था? कंपनी पर नियंत्रण रखना। क्या कार्य था? कंपनी पर नियंत्रण रखना। किसके माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करना चाह रही थी। और इसमें दूसरी बात क्या की गई? इसी में बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। साथ ही अगर बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर की, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये बने आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है। अगर बात करें 1773 के एक्ट की ही, इसी में ही टोटल मैं आपको एक एक्ट जितने भी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? तो ये मत सोचना कि क्लास बोरिंग है, क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इन्हीं में से फंसते हैं और जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जा रहा हूं। ठीक है? ठीक है ना? चलिए 1773 में ही क्या किया गया? 1773 में ही केंद्रीकृत शासन प्रणाली शुरू हुई। केंद्रीय कृत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है। इसी में ही कार्यपालिका का उदय हुआ। कार्यपालिका का उदय कब से हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें एक बात है, इसमें वीटो पावर नहीं थी। पावर
नहीं थी। इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार था, निर्णायक मत देने का अधिकार था, किंतु वह परिषद के निर्णय को नकार नहीं सकता। मत का अधिकार था किंतु वह फैसले को नकार नहीं सकता, नकार नहीं सकता। ठीक है, और यही क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा, सॉरी पार्लियामेंट, एक मिनट, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या था, भारत शासन में हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास, हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ जी, कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है, बताइए जल्दी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ठीक है, बताइए। इसका आंसर सही आंसर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसी में ही क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ होता है। इसी के अंतर्गत जिला बोर्ड विश्वविद्यालय ठीक है, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल द्वारा की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर पूरक प्रश्न कहते किसे हैं, पूरक प्रश्न होता क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया इस अधिनियम में क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होगा सर पूरक प्रश्न किसे कहते हैं? ठीक है, तो बताना चाहूंगा कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना या फिर प्रश्न के तुरंत बाद प्रश्न पूछना
क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है आपका हाँ जी, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ठीक है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ठीक है, ऑप्शन है आपके 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। बताइए कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ठीक है, जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, बताते हैं आपको कि ये सही आंसर क्या होगा? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1918 में मॉन्टेग्यू योजना प्रस्तुत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में प्रशासनिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर किए गए सुधार क्या कहलाते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। चलिए इसे रफ कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है 1919 का हमने पढ़ लिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 का कौन था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मैंने आपको बताया था इसकी क्या नीति थी? फूट डालो राज करो की नीति थी। इसने क्या किया गया था? नरम दल गरम दल में फूट डालने की कोशिश की गई, मुस्लिम लीग में फूट डालने की कोशिश की गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फूट डालो राज करो की नीति। ठीक है, 1935 का अधिनियम हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था? सबसे ज्यादा प्रावधान, या फिर कहें सबसे ज्यादा अधिनियम अगर किसी में है तो वो किस में है? 1935 के एक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम सदस्य कौन थे? ऑप्शन 1 है आपका BN राव, ऑप्शन 2 है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन 4 है आपका तेज बहादुर सप्र। ठीक है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य कौन नियुक्त किए गए? SP सिन्हा। ठीक है, जिन्हें सत्येंद्र प्रसाद
सीना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, या फिर 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। सही आंसर बताइएगा सभी कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, बताइए। चलिए, सही आंसर इसका होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या किया गया? मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन होता क्या है सर? कोई बताएगा पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं कि पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले इसे मैं पूरे को रफ कर देता हूं, फिर बताता हूं पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, ये होता क्या है? ठीक है, जिस वर्ग का उम्मीदवार, जिसे आप क्या बोलते हैं, कैंडिडेट, होता है, उसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उसका चुनाव करना क्या कहलाता है? पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और सही आंसर इसका क्या था? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार। सुधार 1909। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन कहलाते हैं? मैकाले कहलाते हैं, हेस्टिंग्स कहलाते हैं, लॉर्ड मिंटो कहलाते हैं, या लियोनल कार्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहते हैं? बताइएगा, सही आंसर बताइएगा जल्दी। चलिए, इसका सही आंसर होगा लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस की ही बुक थी डीआर की, जिसमें उन्होंने द्वैध शासन, यानी कि इसका अर्थ ही द्वैध शासन होता है, का उल्लेख किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। लॉर्ड मिंटो हम पढ़ चुके हैं, हेस्टिंग्स हम पढ़ चुके हैं,
मैकाले हम पढ़ चुके हैं, ये कौन थे? विधि सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका, नेक्स्ट है आपका, हाँ चलिए, हाँ, तो इनको सुमेलित करना है आपको और आपको सही आंसर बताना सुमेलित करके। ठीक है, चलिए बताइएगा, सही से सुमेलित करिए, कौन सही करता है। देखिए पहले क्या है, नियंत्रक बोर्ड परिषद की स्थापना, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड, एक सेकंड रुकिए, हाँ, पहला क्या कह रहा है, पहला किससे मैच होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ठीक है, कब की गई? 1984 में, 1784 में। किसके द्वारा? बाय विलियम पिट्स द्वारा, विलियम पिट्स द्वारा। ठीक है, इसकी मैचिंग होगी आपकी किस पर? सेकंड पर। तो सेकंड किस किस में आ रहा है ये देखेंगे पहले। सेकंड आपका फर्स्ट का सेकंड एक में आ रहा है, दो में आ रहा है, तो तीन और चार तो नहीं होंगे, इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, सी और डी नहीं होंगे, तो ये आंसर खत्म कर दीजिए। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अब इसका मैचिंग मिलेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, इसका मैच करो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 में क्या किया गया था? घोषणा की गई थी। और 1774 में क्या गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला और दूसरा तो मिल गया। अब देखते हैं पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, तो दोनों में ही है। ठीक है, इसके लिए अब हमें क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? इसका सही आंसर होगा आपका 1813 का चार्टर एक्ट। इसका मैच हो जाएगा तीसरे का तीसरा। ठीक है, तीसरे का तीसरा किसमें? इसमें। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसमें चौथा आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ये। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी कि विधि सदस्य की नियुक्ति कब की गई? 1833 के एक्ट के द्वारा में। तो सही आंसर इसका होगा 2134। ठीक है, आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि बाल्कन प्लान की, ये की नहीं है बेटा, ये है किस अधिनियम? इसको काट देना, एक मिनट, बाल्कन प्लान इसको काट दो। यहाँ पे किस अधिनियम से संबंधित है ये आपको लिखना, किस अधिनियम से संबंधित है, बताइए जल्दी। नंबर 1 ऑप्शन है आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है, 1909 के माल्य मिंटो सुधार से संबंधित है, 1935 के अधिनियम से संबंधित है, या फिर 1947 के अधिनियम से संबंधित है। तो सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए सही आंसर इसका होगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहां लाया गया था यह अधिनियम? ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में यह अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लागू कब हो गया? 18 जुलाई 1947 में यह लागू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? कौन बताएगा? सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स,
रेडक्लिफ, लॉरेंस या माउंटबेटन? बताइएगा जल्दी से। ठीक है, सही आंसर इसका होगा रेडक्लिफ द्वारा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, और इन्हीं के साथ दो अन्य सहयोगी कौन थे? पैथिक लॉर नहीं नहीं, ये सहयोगी थे, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत हो गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस। ठीक है, और इन्हीं के दो अन्य सहयोगी थे आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये कौन थे? सहयोगी थे। ठीक है, ये तो हो गए स्टेफोर्ड क्रिप्स सहयोगी। ठीक है, लॉरेंस, लॉरेंस भी आपके हो गए, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के सहयोगी दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीन सदस्य तो ये हो गए। और माउंटबेटन कब थी? माउंटबेटन योजना आपको पता है, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? वो है माउंटबेटन, माउंटबेटन योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गए, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को 14 अगस्त 1947 में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, माउंटबेटन योजना लागू होने पर, योजना लागू होने पर क्या किया गया? जो वायसराय का पद था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह राष्ट्रपति का पद शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब आप बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किसे बनाया गया, ये आप बताएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होगी? ठीक है, चलिए बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन है आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जल्दी बताइएगा। ठीक है, दीजिएगा जवाब, जल्दी दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भारत परिषद अधिनियम 1892। इसी के द्वारा क्या हुआ? भारतीयों को 92 का एक्ट, इसी में ही क्या हुआ कि भारतीयों को
विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, ठीक है। चलिए 1919 हम पढ़ चुके हैं, 1909 पढ़ चुके हैं, 1861। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वे अंतिम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका होगा आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वे अंतिम गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी के दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और लोगों ने कारण बताया कि अभी तो देश आजाद हुआ है, अगर फिर से हम इन्हें ही अगर गवर्नर जनरल बना देंगे तो आने वाला समय कहीं ना कहीं फिर हमें गुलाम बना देगा। तो लोग इसका विरोध कर रहे थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया। सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। ठीक है, चलिए तो कैसी लगी आपकी आज की ये आपको क्लास। ठीक है, बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके डिटेल में आपको पॉलिटी इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा और दोस्तों को